तुम्हारे पाँव के निशानों ने संसद मार्ग पर बने अहंकार के जंगलों को काटा है। लाठियों के निशान तुम्हारे जिस्म पर नहीं बल्कि राजा रवि वर्मा की बनाई पेंटिंग्स पर पड़े हैं। मुझे खुशी है कि तुम भीड़ में भी भीड़ नहीं थे। तुम्हारे बनाए हुए मीम विश्व इतिहास के सबसे मार्मिक चुटकुले हैं। तुम्हारे कैमरे ने मजबूर किया लाठी बरसाने वालों को अपने नेम प्लेट छुपाने पर। खूब तनी हो, खूब बड़ी हो, खूब लड़ी हो, प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम ही बड़ी हो। वाह। डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भांप गई है। देश बड़ा है, लोकतंत्र है, सिक्का खोटा, तुम ही बड़ी हो, संविधान है तुमसे छोटा। गांधी नेहरू तुमसे दोनों हुए उजागर, तुम्हें चाहते सारी दुनिया के नटनागर। रूस तुम्हें ताकत देगा, अमेरिका पैसा, रूस तुम्हें ताकत देगा, अमेरिका पैसा, तुम्हें पता है किससे सौदा होगा कैसा। 26 जनवरी जब पहली बार मनाई गई तो महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया कि आप आइए और थोड़ा मतलब हमारी चीफ गेस्ट बनिए। तो अब इनको बहुत गुस्सा आया नागार्जुन को, साला अभी 4 साल पहले तक इनके विरोध में कविताएं लिखवाते थे और अब इनको चीफ गेस्ट बनवा के बुलवा लियो। अब 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए, वो अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया एक। बहुत अच्छा। अब आखिर में एक पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। तो ये हमारे परंपरा में रही है। कबीरदास फेमस इसलिए हुए, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब ये कितनी विद्रोही पंक्ति है उस समय। आज की तरह पढ़ा लिखा समाज नहीं था, इंटरनेट नहीं था। उसके बाद वगैरह पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बिल्कुल। यहाँ से तो चक्की भली, बिस्कुट खाए संसार, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताल चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा बहरा हो गया है कि तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। तो ये एक ही समय पे हिंदू कुरीतियों को और मुस्लिम कुरीतियों को खड़ा होकर गाली देना, तो ये कबीर की परंपरा है। इसी का सिंबल बनाकर इकबाल बानो की एक वीडियो है यूट्यूब पर, काली साड़ी पहनती हैं, पहला विद्रोह। पहला विद्रोह। दूसरा विद्रोह संगीत, जो कि इस्लाम में हराम है, उसने गाने पे भी रोक लगा दी थी। संगीत कर रही हैं, एक अकेली महिला गा रही है, मतलब ये देखिए। और चौथा की नज्म गाती है, हम देखेंगे। और जब ये कहती है सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, तो ये पूरा मजमा हो के शोर से गूंज उठता है। जिंदाबाद के नाम। फ्रेंड्स, साल 1930 था, भारत आप जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था इस वक्त। महात्मा गांधी आते हैं और शुरुआत करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब उठाने के लिए कई सारे मुद्दे थे, शुरुआत करने के लिए कई सारे मुद्दे थे। बहुत सारे अत्याचार उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत करती थी भारतीयों पे, मगर वो एक ऐसा मुद्दा चुनते हैं जो अपने आप में कोई बहुत आक्रामक क्रिया नहीं है, अपने आप में कोई बड़ी क्रिया नहीं है। वो 240 मील पैदल चलते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं और एक चुटकी नमक उठाते हैं। ये था उनका प्रोटेस्ट। इस एक छोटी सी क्रिया से अंग्रेज़ी हुकूमत हिल जाती है। इसके बाद जो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं वो आप जानते हैं कितने बड़े होते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बनकर उभरता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आता है और आखिरकार अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ादी मिलती है। अब एक आदमी झुकता है, नमक उठाता है और एक साम्राज्य का कानून टूट जाता है। सवाल नमक का नहीं था, सवाल ये था कि अपनी ज़मीन पर ही जो चीज़ कुदरत दे रही है उस पर किसी और का अधिकार हम कैसे सह सकते हैं, किसी साम्राज्य का अधिकार हम कैसे सह सकते हैं। और इसी तरह हर प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है एक सवाल से। जब आदमी अपने अगल बगल की स्थिति देखता है, मौजूदा स्थिति, कि ऐसा है मगर ऐसा होना नहीं चाहिए था, और इसी स्थिति से उपजता है एक सवाल कि फिर ऐसा क्यों है। और जब आप क्यों पूछते हैं तब आप रिबेल करते हैं। एल्बर्ट कामू ने कहा था, आई रिबल देयरफॉर वी एग्जिस्ट। मगर अभी ये प्रोटेस्ट में तब्दील नहीं हुआ है, अभी ये एक सवाल है। अब सवाल प्रोटेस्ट में कैसे तब्दील होता है। 1945 में अमेरिका में ब्लैक महिलाएं स्ट्राइक पर बैठती हैं, एक सिगार कंपनी में काम करती थी। उन्हीं में से एक महिला चर्च में सुना हुआ एक गीत गाती है, आई शैल ओवरकम। बगल में बैठी होती एक पत्रकार, एक सिंगर, एक एक्टिविस्ट। वो इस आई शैल ओवरकम को वी शैल ओवरकम कर देती हैं और इस तरह लिटरेचर आई को वी बना देता है, मैं को हम बना देता है। और ये मैं से हम होने का क्षण जहाँ विरोध कहता है कि दुनिया बदलो
और साहित्य कहता है कि पहले उस बदली हुई दुनिया की कल्पना करो। उसी कल्पना के साथ अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में। हम जब ये पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे थे उसी वक्त एक खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान, भारत के शिक्षा मंत्री, ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हमारे साथ कुशल दोनेरिया हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। हमारे साथ बालमोहन भैया हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, हमारे धन्यवाद, मार्गदर्शक हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मुरली मनोहर जोशी मुरली मनोहर जोशी हैं ये हमारे और दोस्तों, मैंने सोचा तो नहीं था कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं एक मुस्कान के साथ करूँगा, मगर चेहरे पर एक मुस्कान है। कारण के आकलन आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खैर, आज काम शो की इस पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोटेस्ट को, विरोध को, अवरोध को। ये कैसे होता है, कैसे उपजता है, और इसके साथ जानेंगे कि कैसे प्रोटेस्ट का कैटलिस्ट, उसका ईंधन, उसका फ्यूल बनता है साहित्य, लिटरेचर। और किस्से सुनेंगे बहुत सारे। भारत आंदोलनों का देश रहा है, भारत देश ही आंदोलन से बना है। तो जानेंगे जो किस्से हम जान पाएंगे हमारे गेस्ट से। तो कैसे हैं भैया, कैसे हैं कुशल भाई? एकदम अच्छा हूँ। अब न्यूज़, पहली बात, पहला कमेंट तो मैं न्यूज़ पे ही ले लूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। आप मानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी की। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह नरेंद्र प्रधान आ जाएंगे, जितेंद्र प्रधान आ जाएंगे। लेकिन बात है कि एक डर पैदा होना ज़रूरी था, ये बताना ज़रूरी था कि जनता देख रही है, आपकी मर्जी नहीं है। ये जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, वो जनता ही आपको वोट करके बिठाती है। आप जनता को ही कुछ नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन ये टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। हमने कोई बात कही तो आप मानिए, आपने कहा तो हम लाइन में लगे, आधार कार्ड के लिए लगे, नोटबंदी के लिए लगे, परीक्षाओं के लिए हम दूसरे शहरों में जाते हैं। तो एक हमारी भी बात मान लीजिए कि हमें कष्ट हो रहा है तो उसका कुछ निवारण कीजिए। तो ये जवाबदेही की अच्छी शुरुआत है, मैं मानता हूँ। लेकिन बड़ी जीत है भैया, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है, अनएक्सपेक्टेड जीत है। लग नहीं रहा था कि बस ये अंत नहीं है, बस ये खौफ होना चाहिए सरकार के अंदर कि अब देख रही है जनता। और ये तो जिम्मेदाराना काम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हार जीत वाला। मैं तो मानता हूँ ये तो फर्स्ट स्टेप भी नहीं है। इन केस जो ये मूवमेंट था, जिस चीज़ को लेकर था, मैं तो ये मानता हूँ सुधार अभी बहुत सारे हैं। लेकिन एक पैगाम है कि जेनजी जिसको आप बिल्कुल कैजुअली ले लेते थे, कि इनको एक बीटीएस की सीरीज दिखाएंगे, कोरियन ड्रामा दिखाएंगे तो ये मैनिपुलेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये गांधी का ही सत्याग्रह है, लेकिन अब अलग हाथों में चला गया है, अलग तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हम सभी को और पूरे देशवासियों को कि आपने एक मांग की, सरकार ने सुन ली। हालांकि मुबारकबाद की बात नहीं है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो नहीं सुन रहे थे उन्होंने सुना, उन्होंने कबूल की हमारी मांग, तो बहुत खुशी की बात है। खैर, ये खुशी की बात इसलिए नहीं है कि किसी बीजेपी के मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, सरकार की मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया। बात इसलिए है कि एक प्रोटेस्ट हुआ, एक जन आंदोलन हुआ, जिसका रिजल्ट निकला, जिसकी बात सुनी गई। और हम इसी चीज़ को समझेंगे अब कि प्रोटेस्ट क्या होता है, प्रोटेस्ट आता कहाँ से है। जैसे कि हमने मतलब इंट्रो में मैंने जो भी थोड़ा बहुत लिख पाया उसमें मैंने बताया कि मैं से हम बनने की चीज़ होती है। आप कैसे एक प्रोटेस्ट को देखते हैं? मेरी नज़र में प्रोटेस्ट है किसी चीज़ की मांग जो वजूद में नहीं है। अच्छा। जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी मांग। अन्याय है, न्याय की वहाँ पर गैर मौजूदगी है तो हम न्याय मांगते हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज मांगते हैं, जो नहीं है। तो प्रोटेस्ट हर उस चीज़ के खिलाफ है जो नहीं है। तो उसको मांगना पड़ता है, उसको छीनना पड़ता है, उसके प्रति विरोध व्यक्त करना पड़ता है, अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट का ये डेफिनेशन है। और जैसा आपने साहित्य की बात की थी, और साहित्य की भी यही परिभाषा है मेरी नज़र में। मतलब जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आर्ट और लिटरेचर की बात की, उसकी भी यही परिभाषा है मेरी नज़र में, कि जो नहीं है उसको क्रिएट करने की आपके अंदर इच्छा जागी। कि ये चीज़ नहीं है, क्यों नहीं है, वो आपको व्याकुल करती है, तो आप उसको क्रिएट करते हो। तो आर्ट की मेरी नज़र में वही परिभाषा है, लिटरेचर की वही परिभाषा है जो एक प्रोटेस्ट की है। क्या सुंदर है। तो ये बिल्कुल इट गोज हैंड इन हैंड। अमन ने इंट्रोडक्शन में कितनी अच्छी बात कही कि पहले आप जो दुनिया चाहते हो, जो आप कॉलोनी चाहते हो, जिसका
जो बनाना चाहते हो पहले उसका सपना देखो। सपना देखना वही आर्ट है, वही प्रोटेस्ट है, जिसके बारे में हाँ, बात सपना की जाए। वही आप सच करने की कोशिश करते हैं जो नहीं है ना। नहीं है, हाँ। सपना देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, आप नहीं है इसलिए आप वो सपना देखते सही हैं। बात जब बन जाते हैं तो आप कुछ और की उम्मीद एजुकेशन लगाते हैं। मिनिस्टर बनने का सोचते हैं फिर। सिलसिला चलता जाता खैर ये बात अच्छा, अपने देश में तो परंपरा भी रही है बढ़िया, मतलब 1857 से ही ले ला, अगर बहुत रिसेंट बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जहाँ से मैंने पढ़ाई की न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पर हमारे प्रोफेसर थे जो थे डॉक्टर आनंद प्रधान। उन्होंने एक क्लास के बीच में, शायद उनका कोड या किसी का कोड रहा होगा, उन्होंने बोला था, वो आज तक मेरे साथ है और इतना मतलब उससे ज़्यादा हिट मुझे कभी किसी कोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्होंने रीज़न दिया कि 15 अगस्त वो पहला दिन था जब इस मैनकाइंड के पूरे इतिहास में, भारत के पूरे इतिहास में, भारत की जनता प्रजा नहीं थी, नागरिक थी। क्या बात है, बहुत उस 1 मिनट के अंतराल ने क्या बात है, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट को सिटीजन्स ऑफ स्टेट में बदला। बहुत सुंदर है यार। बिल्कुल सही। तो आपके पास अधिकार आ गए। ये एक ही बात, मतलब प्रजा, आप प्रजा थे और आप प्रजा अच्छे राजा की भी रहे होंगे, बुरे राजा की भी रहे होंगे, वो अलग चीजें हैं, नागरिक नहीं थे लेकिन आप नागरिक कभी नहीं थे, आपके पास अधिकार कभी नहीं थे। जो भारत की परंपरा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इमेजिन करना कि हम जिस समाज में रहते हैं वो हमारा परिवार है। तो उसका पहला एहसास 15 अगस्त को हुआ होगा कि अब ये हमारा घर है। हाँ, ये किसी और का घर नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा घर है। अब इसकी देखभाल हम मिलके करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहला एहसास सही कहा था आपके प्रोफेसर और मैं ये समझता हूँ कि ये घर बनने के बाद ही तो फिर प्रोटेस्ट आया ना कि यार मेरे घर में ऐसा कैसे हुआ? सही बात है। जेपी आंदोलन हुआ, इतना बड़ा बिल्कुल आंदोलन। बिल्कुल। आप अपने घर वालों से मांग करते हैं कि पापा मुझे ये साइकिल दिलाओ, पापा कुछ शर्तें लगाते हैं कि नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ऐसा घर की तरह ही देश को चलना चाहिए। जहाँ खराबी लग रही है, मोटर खराब है तो उसको रिपेयर करवा दो ठीक से। आज़ादी के एक समय ऐसा आया जब ट्राई कलर शुरू में आया, तो उसके अलग अलग रूप थे। बीच में चक्रा था, गांधी का कभी वो था, क्या कहते हैं, चरखा था गांधी का। तो ट्राई कलर के अलग अलग रूप आ गए। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये जो है, अब कैसा ग्रुप को ग्रुप बनने के लिए किसी एक पहचान की जरूरत होती है, कोई प्रतीक, तो कोई प्रतीक की जरूरत होती है। कभी वो एक नारा हो सकता है, इनकलाब जिंदाबाद, बिल्कुल हो सकता तो वो एक पूरे ग्रुप को साथ ले आता है। एक अम्ब्रेला कुछ होना चाहिए जिसके नीचे हम सब खड़े तो हैं। उस समय वो अम्ब्रेला ट्राई कलर बन रहा था, तिरंगा बन रहा था। तिरंगा तब उस शक्ल में नहीं था जिस शक्ल में आज है, मगर तिरंगा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूँ होता है कि ब्रिटिश सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है कि आप इसको फहरा नहीं सकते। अब ये कैसे कैसे मान लेंगे स्वतंत्रता सेनानी, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट करती हैं हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बात है। उस वक्त वो प्रेग्नेंट है और उम्र मुश्किल से 20-21 साल की है, और वो प्रोटेस्ट करती हैं और झंडा लेके वो चलती हैं। होता ये है कि उन्हें वो किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। वो पहली महिला सत्याग्रही बनती हैं जिन्हें अरेस्ट किया जाता है, जिन पर ब्रिटिश सरकार मुकदमा लिखती है कि हमने एक महिला को अरेस्ट किया है। क्या बात है। और जब वो जा रही होती है जेल के रास्ते में, तो उनको फूल की मालाएं पहनाई जाती हैं। फूल की माला पहना रहे। अब जो हिंदी के साहित्य के विद्यार्थी, उन्हें पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों सखियां हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज़ हैं। तो वो जाती हैं और उनके पास बढ़िया फूल हो जाते हैं, उसी फूल का तकिया बना के पूरी रात सो जाती हैं वहाँ। सुबह आती है महादेवी वर्मा, एक पहले दिन मिलने नहीं दिया जाता, अगले दिन जाती हैं। तो वो पूछती हैं उनसे कि सुभद्रा तुम्हें कैसा लगा पहली रात जेल में? तो कहती है जेल की पहली रात सुहाग रात जैसी थी। अरे बढ़िया, क्या बात है। तो मतलब इस तरह की पहली महिला सत्याग्रही बनना और अपने आप में बड़ी। और ये बात इसलिए भी रेलेवेंट है कि इस प्रोटेस्ट में हमने देखा कई तस्वीरों के माध्यम से, और वहाँ जाकर भी देखा कि महिलाएं इसमें बिल्कुल डर नहीं रही हैं, झिझक नहीं रही। निडर होके। दिल्ली जैसे शहर जो बदनाम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन उस शहर में महिलाएं एकदम जोर से आवाज बुलंद करके पुलिस से आंखें मिला के लड़ रही हैं। ये देखकर ही दृश्य बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम प्रोटेस्ट पे थे। प्रोटेस्ट का मूल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप कैसे देखते हैं प्रोटेस्ट बनता कैसे है? फिर उसको मतलब प्रोटेस्ट का सफल होना क्या है? क्या वो मांग पूरी हो जाना उसका सफल होना है? कई बार ऐसे भी प्रोटेस्ट हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, जो सफल नहीं हुए होंगे। तो सफलता कहाँ होती है एक प्रोटेस्ट? नहीं, देखो, प्रोटेस्ट का मैं जिसको सबसे बड़ा नायक मानता हूँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से सीखने वाली चीजें हैं, कई चीजें हैं कि महात्मा गांधी
एक मांग रखते थे कि मुझे ये चाहिए, सरकार कहती थी कि नहीं देंगे, वो बैठ जाते थे सत्याग्रह पे, ठीक है मत दो, मैं तो अपने आप शरीर को कष्ट दे रहा हूँ। तो अब जिद पे अड़ गए कि ये चाहिए ये चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है आप 20 रुपए मांग रहे हैं, हम 18 देने को तैयार है। नहीं, तो वो कहते थे कि ठीक है, अच्छा तैयार थे। बात है कि प्रोटेस्ट का मेरी नज़र में जो सफलता का मानक है वो ये है कि उस डायरेक्शन में अब दोनों पार्टी सोच रही हैं कि नहीं सोच रही हैं। हाँ। आपने मांग लिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फॉर एग्जांपल, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह पूरा शिक्षा व्यवस्था अगर कोई बदल दे, उसके बावजूद आप धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर बदला तो गया, इसमें भी बदला लेकिन ये है कि इसमें सरकार ने माना है कि उनकी छोर पे गलती रही है, नाकामी रही है सरकार की, तो उन्होंने दिया है। तो मेरी नज़र में प्रोटेस्ट की सफलता इसी बात पे है कि दोनों पार्टीज जो एक डायरेक्शन में सोच रही एक डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में सोच रही हैं। मतलब कि दोनों सेम पेज पे आके बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। यही अम्बेडकर ने भी बोला था कि अगर बहुत सारे लोग एक व्यवस्था से खराब हैं तो संविधान में इतने स्कोप होनी चाहिए कि उसको तुरंत पलट दें। मतलब अगर बहुत आक्रोश है मेजोरिटी में तो आप तुरंत वोट दीजिए और दूसरी पार्टी को लाइए। ऐसा ही अन्ना आंदोलन के टाइम पे हुआ था कि सरकार से तंग थे, प्रोटेस्ट हुआ, भ्रष्टाचार उस समय मुद्दा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा हुआ और सरकार पलट गई। जैसे हमने शुरू में बताया, हम साहित्य के चश्मे से प्रोटेस्ट को समझना चाह रहे थे, क्योंकि भारत इतना भाग्यवान भी रहा है कि यहाँ वैसे साहित्यकार हुए, वैसे कवि शायर हुए जो अपने आप में एक प्रोटेस्ट थे। बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक प्रोटेस्ट था भैया। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए, और इससे पहले मैं एक बात ये मेरी समझ में ही आता है कि जैसे हर समाज की अपनी अपनी बुराइयां होती हैं, अपने अपने जुल्म होते हैं, अपने अपने परेशानियां होती हैं, और उसके हिसाब से वहाँ का साहित्य मोल्ड होता है। जैसे यहाँ पर भारत जब से आज़ाद हुआ है, यहाँ पर बहुत गंभीर युद्धों की परेशानी नहीं रही, जैसे अमेरिका हमला कर रहा है, इराक हमला कर रहा है, या कुछ इस तरह से हम नहीं रहे। हम अपने समाज में अपने राजनेताओं से परेशान रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए, उन्होंने कुछ ये किया। उनमें से एक इमरजेंसी का दौर था जिस वक्त कुछ कहने पे, कुछ विरोध करने पे, पाबंदी थे, कुछ कहने पे पाबंदियां लगा दी गई थी इतनी कि फिर लोग जेल भरो, मतलब कि जेल भरो आंदोलन टाइप का कर दिया था कि ठीक है हम लिखेंगे कविता। उस पाइन वाले जो कवि थे उस समय, उसमें मुझे लगता है बाबा नागार्जुन बेशक का कोई तोड़ नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सबसे अग्रिम मतलब सत्ता से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते थे लोग, उनसे आंखों में आंखें मिला के, जबकि पता था कि ये कविता सुनते ही मुझे जेल में जाना है। मतलब ये नहीं है कि इसके बाद कोई आपको बचा लेगा, आपके फैंस आ जाएंगे, आपके पास पैसा है, आप राम कथा करने लगेंगे, नहीं। वहां पर ये था कि आपने एक बार कविता लिखी, आपको जेल में ही जाना है। तब कहते थे इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को, बेटे को बोर दिया तार दिया बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। एक उनकी कविता है, मुझे पढ़ने का मन है, मोर है शायद उसका, अच्छा टाइटल की मोर ना होंगे, ठीक है। तो उसमें वो कविता इसलिए मुझे याद आती है कि वो कविता अगर आप हिटलर के युग में जाके हिटलर के सामने पढ़ें तो आपको लगेगा कि हिटलर के लिए ही लिखी गई है। अच्छा, आप किसी भी तानाशाही के खिलाफ अगर ये कविता पढ़ेंगे, कविता की यही खास बात है कि वो प्रासंगिक रहती है हर तरह के सिचुएशन में और हर वक्त में जिस सिचुएशन में लिखी गई है वो सिचुएशन कभी भी पनपे, 1000 साल बाद भी अगर पनपेगी तो ये बात कितनी खूबसूरत बात है, बिल्कुल। तो एक उनकी कविता है मोर ना होंगे, मोर ना होंगे, तो ये उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी। जैन जी, इंग्लिश वाला मोर नहीं, मोर पीकॉक। खूब तनी हो, खूब बड़ी हो, खूब लड़ी हो, प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम ही बड़ी हो। वाह। डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भांप गई है। देश बड़ा है, लोकतंत्र है, सिक्का खोटा, तुम ही बड़ी हो, संविधान है तुमसे छोटा। गांधी नेहरू तुमसे दोनों हुए उजागर, तुम्हें चाहते सारी दुनिया के नटनागर। रूस तुम्हें ताकत देगा, अमेरिका पैसा, रूस तुम्हें ताकत देगा, अमेरिका पैसा, तुम्हें पता है किससे सौदा होगा कैसा। मलका हो तुम ठगो उचक्कों के गिरोह में, जिद्दी हो बस डूबी हो आकंठ मोह में। हाय ये कमजोरी ही तुमको अब ले डूबेगी, आज नहीं तो कल सारी जनता उबेगी। लोभ की पुतली हो, छलिया माई हो, मस्तानों की माँ हो, गुंडों की धाई हो। सुदृढ़ प्रशासन हमें भेजा जाता है एक ब्रांड की सरकार क्या कर रही है, एकदम स्ट्रिक्ट
फोर्स है। सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है प्रबल पिटाई। सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है प्रबल पिटाई। सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है इंदिरा माई। बंदूकें ही हुई आज माध्यम शासन का। गोली ही पर्याय बन गई है राशन का। शिक्षा केंद्र बनेंगे अब तो फौजी अड्डे। हुक्म चलाएंगे ताशों के 3 तिकड्डे। बेगम होगी इर्द गिर्द बस गुल्लू होंगे। मोर न होगा हंस न होगा उल्लू होंगे। वाह नागार्जुन। तो ये नागार्जुन की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, बिल्कुल। उनकी काव्य क्षमताओं को दाद देता हूँ। और हम तो उनसे सीख सकते हैं भाई कि कभी भी जुल्म, इंदिरा गांधी से बड़ा मतलब इमरजेंसी से बड़ा क्या जुल्म हो सकता है आप पर। और इंदिरा गांधी से पावरफुल लीडर कौन हो सकता है? बिल्कुल आयरन लेडी है, जो मन है मास मेजोरिटी है, जनता उनके कहने पे एक इशारे पे कुछ करने को तैयार है। उस वक्त ये लिख रहे हैं सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है प्रबल पिटाई। मतलब ये कैसा प्रशासन है भाई जो नॉर्मल लोगों को पीट रही है? संविधान छोटा है तुम ही बड़ी हो। संविधान है तुमसे छोटा तुम ही बड़ी हो। और पहली कुछ पंक्तियों में बेचारी लिखा है। कितना सार्केस्टिक। डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भांप गई है। अरे भाई नहीं ये तो अच्छा। वो भी नागार्जुन साहब का वो मुझे याद आया, बाबा नागार्जुन का। तो उनसे पूछा कि आप हमेशा आपकी आइडियोलॉजी समझ नहीं आती। पहले आप नेहरू की बड़ी तारीफें करते थे, फिर आप कविताएं लिखने लगे उनके अगेंस्ट में, फिर आप इंदिरा जी की बहुत तारीफ करते रहे, फिर आप उनके अगेंस्ट में आ गए, फिर इधर जेपी आंदोलन जो हुआ, फिर आप जेपी के बारे में उनके आंदोलन को लेके बड़ी बड़ी आपने कविताएं लिखी, भाषण दिए, फिर आप उनके अगेंस्ट में। आपकी अगर कोई आइडियोलॉजी देखने बैठे समझ ही नहीं आता आप हो किस तरह, किधर के। तो कहते हैं कि मैं किधर का भी नहीं हूँ, मैं उस नौजवान के साथ भी हूँ जो अगर किसी गरीब की रोटी के लिए मांग कर रहा है। मेरी आइडियोलॉजी बस इतनी है, मेरी कविताएं बस उस 2 रोटी के लिए और उन राइट्स के लिए जिसकी मांग हो रही है, इसके अलावा कुछ यही होना चाहिए। यही कवि को होना चाहिए। कभी थोड़ी चुनाव लड़ने आ रहा है, सही और तो उसकी नजर देख रही है। भगवान ने उसको कृपा ऐसी दी है कि वो आम लोगों से ज्यादा महसूस कर सकता है, देख सकता है। तो जैसे नागार्जुन की बात हो रही थी, इतना सैरकास्टिक, मतलब जनजी की भाषा में बात करूँ, इतना ओजी कवि, इतना सैरकास्टिक कवि, रेज बेट। ओ भाई साहब, मतलब वो जो किस्सा है 26 जनवरी जब पहली बार मनाई गई तो महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया कि आप आइए और थोड़ा मतलब हमारी चीफ गेस्ट बनिए। तो अब इनको बहुत गुस्सा आया नागार्जुन को कि साला अभी 4 साल पहले तक इनके विरोध में कविताएं लिखवाते थे और अब इनको चीफ गेस्ट बनवा के बुलवा लियो। तो वो जवाहरलाल के खिलाफ ही रखते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। यही हुई है राय जवाहरलाल की। क्या बात है। इनकी एक छोटी सी कविता है बहुत, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा था दोस्तों, रोस्ट शो पोएट्री में रोस्ट शो जो है ना वो बहुत पहले से चलता है। आप ये मत सोचे कॉमेडी में बहुत अगर रोस्टिंग वो पैनल बनता ना लेटेंट, अगर तब होता तो नागार्जुन पहले चॉइस होते हैं। पहली चॉइस। और जेपी आंदोलन के वक्त नागार्जुन एक कविता लिखते हैं, मतलब कि क्या आज़ादी के पहले क्या सपना था अब क्या हुआ। वो रिडल जैसा है, मतलब आपको पहचानना है कि इस कपलेट में किसकी बात हुई। 2-2 लाइन में एक शख्स की बात है। बड़ी प्यारी कविता है। अब आपको पहचानना है कि ये कौन है। अंडा कविता है। हाँ नागार्जुन की कविता है। संदर्भ ये है कि ये जेपी आंदोलन के वक्त लिखी गई थी और हर एक स्टैंजा एक व्यक्ति है, एक क्रांतिकारी है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। अब 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया एक। चिपक गया एक गद्दी से बाकी। अब आखिर में 1 पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। तो क्या बढ़िया जो सरकाज़म में बता, क्या बढ़िया सरकाज़म। नेहरू के लिए भी तो वो एक कविता लिखी थी ना कि देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक पुष्प चढ़ाते हैं। अच्छा साहित्य वही है जो समझ में आ जाए। फिराक साहब कहते थे कि अगर 5 साल के बच्चे की जबान से आप भागवत गीता लिख दें और वो है मास्टरपीस। इसीलिए वो तुलसीदास को सबसे बड़ा शायर मानते थे। क्या बात है। मुझे ये जब नागार्जुन की बात हो रही थी तो मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है, एक बात कि प्रोटेस्ट तो वो होता है जो आप पर थोपा जाए, आप उसके विरुद्ध हो, किसी भी अन्याय के खिलाफ जो आपको लगता है कि ये गलत है, उसके खिलाफ आपने जो कविता लिख दी तो वही प्रोटेस्ट है। एक आशिक का प्रोटेस्ट होता है कि माशूक निकल के आ जाए,
एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है कि परीक्षा ठीक समय पे हो जाए, अच्छे रिजल्ट आए, फेयर आ जाए। हम तीनों उर्दू के शेर कहते हैं और गज़लें कहते हैं, तो हम तीनों ने कहीं ना कहीं ये तोहमत फॉर एक्सेप्टिंग भैया। तो हमने कहीं ना कहीं ये तोहमत ज़रूर सही होगी कि तुम तो किसी और की भाषा में लिख रहे हो, बिल्कुल। जैसे ये किसी और धर्म की भाषा है। हाँ। जबकि भाषाएं धर्म की तो होती नहीं है, सब जानते हैं। तो और इसकी सबसे खास बात है कि उर्दू शायरी की मैं इतना गर्व से कह सकता हूँ कि उर्दू शायरी दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसकी शुरुआत ही एंटी फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ हुई है। क्या बात। फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ हुई है। कोई भी भाषा उठा के देख लीजिए दुनिया की, शुरू कैसे होती है? भगवान की स्तुति मिलती है सबसे पहले, भगवान तो ही तारनहार है, और रिलीजियस रिचुअल्स इन द नेम ऑफ गॉड बढ़ाती है। हाँ। उर्दू शायरी का जो पहले शायर थे वही साले इतने बागी थे वहां पर वाइज हो गया। और इस्लाम धर्म में सबसे बुरी चीज मानी जाती है शराब। क्या सब गुनाह माफ है भाई, शराब माफ नहीं है। इनने शराब से ही शुरू हुई। मतलब किसी का शेर है कि जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों? क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया? क्या बात है। जाए है जी नजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रोटेस्ट की कविता है। बिल्कुल है। क्या मतलब बात है। बिल्कुल सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से, या ये फंडामेंटलिज्म का कोर है कि दाढ़ी बढ़ा के रखिए, शराब पीजिए मत पीजिए और ये कीजिए। और यहाँ पर वाइज कोई लपेटा गया है। वाइज की तो लेनी देनी कर रखी है। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। पर इतना जानते हैं हम, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। तो ये बहुत अच्छा है कि किधर से बर्क चमकती है देखें है वाइस, किधर से बर्क चमकती है देखें है वाइस, मैं अपना जाम उठाता हूँ तो किताब उठा। बहुत बढ़िया। क्या बात। तो ये रंग भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एहतजाज की शायरी है, प्रोटेस्ट की शायरी है। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल ऐसे है। तो उर्दू शायरी की शुरुआत ही वहां से आई है। जैसे एक और शेर मुझे याद आ रहा था कि पी शौक से वाइज, अरे क्या बात है डर की। पी शौक से वाइज, अरे क्या बात है डर की, दोज़ख तेरे कब्जे में है जन्नत तेरे घर की। तुम्हारे बाप की बकवासी है। कॉमन एलिमेंट इन सबका प्रोटेस्ट ही। हाँ, प्रोटेस्ट है भाई कि हम इसमें शामिल नहीं है तुम्हारी बेवकूफियों में, तुम्हारे मनगढ़ंत कहानियों में। हम तो वो हैं जो हमारा रिश्ता है भगवान से। अच्छा, जैसे आजकल तो ये चीज़ बहुत मिसिंग है प्रोटेस्ट पोइट्री से, मतलब उर्दू पोइट्री से खासकर। मैं भैया को बता भी रहा था कि मराठी में गज़ल जो है वो एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है करने के लिए। मतलब गज़ल मराठी में भी उसका अलग ग्रामर है थोड़ा, मगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, मराठी गज़लों में लेकिन आप प्रेम अगर लिखते हैं, मतलब प्रेम इन द सेंस ऑफ सिर्फ प्रेम लिख रहे हैं, तो आपको बड़ा इनकम्प्लीट पोएट माना जाएगा और आपको कभी कभी कोई पोएट भी नहीं मानेगा। अच्छा, सर्कल में। और ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी नहीं मानेगा, जो कर रहे हैं गज़लें लिख रहे हैं मराठी में वही नहीं मानेंगे। मराठी गज़लों का कोर ही विद्रोह या प्रोटेस्ट है या फिर समाज है। मैं एक शेर सुनाता हूँ भैया मराठी का एक्सप्लेनेशन के साथ। सतीश दराडे मराठी शायर हुए, उनकी गज़ल है और 2 शेर हैं। क्या मतलब आप हर एक शेर का क्राफ्ट देखिएगा की मंदिराच्या आत अत्याचार झाला, देव नसतो आज साक्षात्कार झाला। मंदिर के अंदर अत्याचार हुआ और भगवान नहीं होता, ये आज मुझे साक्षात्कार हो गया। अगला शेर देखिए आप, कितना प्यारा है कि रंग कर्जा ने दिला शेतास आम्ही, रंग कर्जा ने दिला शेतास आम्ही, देश मग टीव्हीत हिरवागार झाला। इस देश को रंग मैंने अपने कर्जे से दिया है, मैंने कर्ज लेकर अपने खेत को जोता है, वहाँ फसल उगाई है, तब जाके ये देश टीवी में हरा भरा दिखा है। बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ जुल्म होता है वहीं वहीं पर जस्टिस की बात होती है, न्याय की बात होती है, अच्छे समाज की बात होती है। सही बात। और जितना आप कुचलेंगे ना, एक समय आता है कि जब बहुत कुचला जाता है ना जो समाज, वहीं से सबसे विद्रोह की कविताएं, विद्रोह की स्टेटमेंट्स, विद्रोह की कहानियां, विद्रोह की फिल्में आर्ट फॉर्म में, जैसे पड़ोसी मुल्क अपना, पड़ोसी मुल्क में कैथारसिस वहां पर सबसे ज्यादा हुई है कि वहां पर तानाशाह आते गए। देश हमारा भारत भी सेम वक्त पे आजाद हुआ, पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ, लेकिन फर्क इतना था कि हम एक अलग दिशा में गए। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अलग दिशा दी भारत को, और वहां पर इस्लामिक स्टेट के चक्कर में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे जुल्म, बहुत सारे तानाशाह पैदा हुए, आर्मी के रूल पैदा हुए, ये पैदा हुए। तो वहीं पर हमें देखा जाएगा कि फैज फराज जैसे लोग, हाबिब जालिब जैसे लोग, तो
ये कितनी बड़ी क्रांतियां लिखते थे, जुल्म सहते थे, सजाएं करते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। तो हाँ, तो मेरा यही मानना है कि जो भी अन्याय दिख रहा है आपको, जरूरी नहीं कि वो सरकार ही करे तभी अन्याय होता है। आपकी फैमिली में हो रहा है, आपके समाज में हो रहा है, आपके आसपास इलाकों में हो रहा है, आपके ऑफिस में हो रहा है, उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ही है। बिल्कुल। तो इसमें तो हमारी प्रोटेस्ट की विरासत कई पुरानी जाती है। राम जी ने भी विद्रोह किया 3 दिन तक, और उसके बाद कई याचना थी वो तो। और कृष्ण भगवान भी याचना करने गए थे। राम भगवान ने याचना नहीं की थी, एक तरह से भूख हड़ताल ही तो किया था। यज्ञ पे बैठ गए। हाँ, यज्ञ पे बैठ गए थे। मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि ये गलत है, आखिर में वायलेंस पे आ। हाँ, तो ये हमारे परंपरा में रही है। कबीर दास फेमस इसलिए, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब ये कितनी विद्रोही पंक्ति है उस समय। आज की तरह पढ़ा लिखा समाज नहीं था, इंटरनेट नहीं था। उसके बाद वगैरह पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बिल्कुल। यहाँ से तो चक्की भली, बिस्कुट खाए संसार। हाँ। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा हो गया है कि तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तो ये एक ही समय पे हिंदू कुरीतियों को और मुस्लिम कुरीतियों को खड़ा होकर गाली देना, तो ये कबीर की परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है कि आपने विद्रोह में कोई कविता लिख दी। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की खास बात यही है, जैसा मैं बता रहा था कि जितना जुल्म होता है उतनी ही बुलंद आवाजें निकलती हैं। उन्हीं में से एक हमें एग्जांपल्स मिलते हैं हमारे सरहद के उस पार फैज की। बिल्कुल बिल्कुल। फैज की जो नज्म है हम देखेंगे खास तौर पे, वो आज तक यूज हो रही है। मतलब आज रात में भी कहीं ना कहीं पड़ी गई होगी पक्का। कि हम देखेंगे, रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। तो ये ताकत है कविता की। उसके पीछे कहानी कितनी बढ़िया है भैया। हाँ, वो भी देखिए, जियाउल हक ने थोप दिया था इस्लाम पे कि कोई साड़ी नहीं पहनेगा, कोई ये नहीं करेगा। मतलब यूनिफॉर्म भी तय करेगी सरकार, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पूजा पाठ होगा, ये सरकार तय करेगी। इसमें जितनी प्रॉब्लमेटिक बात है, उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है कि ये सरकार द्वारा आ रहा है। मतलब कि घर में थोपी जाती है तब भी प्रॉब्लमेटिक बात है, लेकिन अगर कोई सरकार पूरे देश पे थोप दे, बहुत बड़ी बात है। तो इसी का सिंबल बनाकर इकबाल बानो की एक वीडियो है यूट्यूब पर, काली साड़ी पहनती हैं, पहला विद्रोह। पहला दूसरा विद्रोह संगीत, जो कि इस्लाम में हराम है, उसने गाने पे भी रोक लगा दी थी। संगीत कर रही है, एक अकेली महिला गा रही है, मतलब ये देखिए। और चौथा की नज्म गाती है, हम देखेंगे। और जब ये कहती है सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, तो ये पूरा मजमा हो के शोर से गूंज उठता है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे। बस ये तब पता चलता है कि एक कविता की, एक म्यूजिक की, एक संगीत की कितनी ताकत है, मतलब कितना रुख बदल सकता है पूरे समाज का। आर्ट किस तरह ईंधन का काम करता है प्रोटेस्ट में। तब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है भाई। बिल्कुल। ऐसे भैया, क्योंकि पाकिस्तान की बात आई, हबीब जालिब ऐसे थे जिन्होंने लगभग सबके खिलाफ ही जितने भी तानाशाह आए उन्होंने सबको ही रेला। अब ऐसा हो भैया कि 1959 था, अभी हबीब जालिब बढ़िया यंग थे, अपने 20s में थे, मिड 20s में। 1959 में रावलपिंडी रेडियो का कुछ एक मुशायरा चल रहा होगा, तो उस टाइम पे अयूब खान की तानाशाही थी पाकिस्तान में। तो सबका नंबर आया, अयूब इनका नंबर आया हबीब जालिब का। तो हबीब जालिब जाते हैं, और उस समय बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस समय भी ये आंसू गैस और गोलियां, तब तो पाकिस्तान में तो गोलियां चलाते थे प्रोटेस्टर्स पे। तो अभी अभी वो रील्स भी आ रही थी पाकिस्तान की कि आपके यहाँ तो आंसू गैस ही मारते हैं, हमारे यहाँ तो बम फेंक देते हैं। हाँ, वो डरा रहे थे यार कि डंडों पे नहीं रुकेगी बात। बात निकली है तो फिर बम तो लग जाएगी। वही वैसा ही सीन था। तो हबीब जालिब एक मिड 20s का आदमी, एक तो जवानी का जोश भी होता है। हाँ। वो शेर कहते हैं, कहीं गैस का धुआं है, कहीं गोलियों की बारिश, कहीं गैस का धुआं है, कहीं गोलियों की बारिश, शब अहद कम निगाही तुझे किस तरह सराहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, रेडियो पे चल रहा है ये मुशायरा, ये शेर पढ़ते हैं, दूसरा शेर पढ़ने की नौबत नहीं आती, लाइव एयर जो ब्रॉडकास्ट है उसको बंद किया जाता है, जालिब को गिरफ्तार किया जाता है। अब ये माना जाता है कि अब भाई एक बार गिरफ्तार कर दिया, जेल दे दी, बढ़िया 1 साल की अकल आ जाएगी। उस टाइम पे 62 में मरी में एक मुशायरा हो रहा था हर साल, जैसे अपने यहाँ लाल किला का मुशायरा होता है ना, तो मरी का मुशायरा पाकिस्तान में कि वो हर साल होता है, बड़ा मुशायरा है। तो वहाँ पे जो सदर थे वो जस्टिस, उनका एक कोई कोर्ट का जज रहा होगा, वो था इकबाल, जस्टिस इकबाल करके था। तो ऐसे ही टहल रहे थे हबीब जालिब मॉल रोड पे मरी की, तो उनको जस्टिस मिल गए।
तो उनको पता तो था कि ये आदमी तो कांडी है, ये तो मतलब रुकेगा नहीं। बोलते कल क्या पढ़ने वाले हो, कुछ सुनाओ। कहते नहीं नहीं, आप क्या आप सुन के क्या करेंगे। तो कहते नहीं नहीं, सुनाओ। तो वो सुनाते हैं ये, तब वो अपनी बहुत मशहूर नज़्म दस्तूर सुनाते हैं। बहुत अच्छी नज़्म है। तो जस्टिस इकबाल ने बोला कि भाई कल ये नहीं पढ़ना, वरना तुम तो मतलब हम जेल वगैरह भेज देंगे, ऐसा जो भी धमकी, सीधे मौत जो भी उनको धमकी मिली होगी। खैर हबीब जालिब अगले दिन जाते हैं, पढ़ते हैं दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के परे, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। बहुत सुंदर। अच्छा, पीछे से कोई उनकी पतलून खींचता है, कहता है कि जालिब साहब आज मौका नहीं था। कहते हैं मैं मौका परस्त भी नहीं। क्या बात है। अब उन पे बैन होता है, जेल होती है, बैन होता है मरी के मुशायरे में कि आप 12 साल तक नहीं आएंगे। खैर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान अगेन, वहाँ तख्ता पलट होता है और ज़ियाउल हक की सरकार आती है। इस बार बैन हटता है, वापस जाते हैं मरी में, उसी मुशायरे में। अच्छा, अब जहाँ अयूब खान की फ़ोटो हुआ करती थी वहाँ ज़ियाउल हक की फ़ोटो है। ठीक है। तो फोटो को देख के पहला शेर कहते हैं तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीद था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना यकीन था। बहुत बढ़िया है। तो हाउ, मतलब इतनी स्पाइन, दिस मच स्पाइन, क्या मतलब क्या खूबसूरत बात है ये। एक और किस्सा भैया मुझे याद आया, ईरान के जब शाह मोहम्मद पाकिस्तान आए थे, तो जिस तरह से उनके स्वागत सत्कार में बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए होंगे, उस टाइम पर एक वहाँ की नर्तकी थी जिनका नाम था नीलो। और नीलो से भी बोला गया कि आ जाओ, कुछ थोड़ा बहुत पेशकश कर देना नाच के, डांस के। तो लेकिन आर्टिस्ट उन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई दरबारी नर्तकी नहीं हूँ, वहाँ जाने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस उनको उठाने को आई तो उन्होंने खुदकुशी, नींद की गोलियाँ खा के खुदकुशी करने की कोशिश की। इस पर हबीब जालिब साहब क्या लिखते हैं? तू की ना वाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, तू की वाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। एक और इनकी कविता है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं वो पूरी कविता ना पढ़ के उसके 3-4 लाइन 5 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। ये देश है अंधे लोगों का, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, ए दिल हर जाना फिसला कर, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। और आखिरी का इसका हिस्सा है, यहाँ डॉलर होती है और जीडीपी कसौटी है, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है, गरीब भला ये क्यों माने जब भूखा उसका बच्चा है, ये देश है अंधे लोगों का, ये चांद यहाँ ना निकला कर। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। जैसे मुझे निराला का एक किस्सा याद आया कि जैसे कभी जब सरकास्टिक होने की कोशिश करता है या फिर मज़े लेने के लिए, मतलब अभी तो जैसे आप नॉर्मल किसी हिंदी के टीचर से एक किस्सा सुनोगे तो वो तो निराला को महान बना के एक किस्सा सुनाएगा, बट मैं जब इस किस्से को देखता हूँ तो मुझे लगता है निराला उस दिन बैठे थे मज़े लेने के मन में। तो हुआ ये कि बनारस जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री, एक कार्यक्रम में। अब ये होता था किसी भी राजनेता के लिए कि भाई आप बनारस आए हैं तो निराला से मिल के जाएंगे, मतलब निराला से अगर आप नहीं मिले तो आपकी जो यात्रा है, रैली जो है वो अधूरी रह गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बुलाते हैं निराला जी को मिलने के लिए, कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, वही आएंगे, और दूसरी बात प्रधानमंत्री से मैं नहीं मिलूंगा, जवाहरलाल से मिलूंगा। तो वो अब वो जाके जो बेचारा वो होता है दूत, वो जाके नेहरू जी को बताता है कि ऐसा ऐसा बोला गया है। तो नेहरू जी से बोलता है कि ये कैसे भेद करेंगे आप, मतलब आप प्रधानमंत्री कैसे नहीं बन के जाएंगे और जवाहरलाल बन के सिर्फ कैसे जाएंगे। तो बोलते वो मैं देख लूँगा। तो नेहरू भी मतलब कितना बड़ा स्टेचर कि वो जाते हैं उनके घर और ठीक दरवाजे के अंदर जाने से पहले अपनी टोपी उतार के हाथ में ले लेते हैं और अंदर जाते हैं। क्या बात है। नेहरू तो वैसे बढ़िया सॉफ्ट आदमी थे। नेहरू हमेशा इज्जत करते थे साहित्य। आप साहब लाल किले के मुशायरे में गए थे, बहुत बूढ़े अवस्था में, तो उन्होंने देखा मंच लगा हुआ था, एक कुर्सी रखी हुई थी सिर्फ, जो कि होती है राष्ट्रपति के लिए। शायद ज्ञानी जैल सिंह थे, पता नहीं कौन था राष्ट्रपति, मुझे राष्ट्रपति का नाम याद नहीं। और ये खुशी की बात है कि मुझे शायर का नाम याद है, राष्ट्रपति का नाम याद नहीं। तो फिराक साहब गए वहाँ पर, तो बूढ़े थे तो वो वहाँ बैठ गए, कुर्सी पर बैठने लग गए। तो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने कहा नहीं यहाँ प्रेसिडेंट बैठेंगे। अच्छा।
तो फिराक साहब थोड़े से नाराज़ हो गए, क्योंकि फिराक साहब का थोड़ा ईगो का था, अपना स्वाभिमान का। तो उन्होंने कहा कि क्यों, उनकी कमर कमर है, हमारी क्या है। तो ये बात कह के वो नीचे बैठ गए। तो राष्ट्रपति आए, तो फिराक साहब से कहा, हेलो फिराक साहब कैसे हैं आप। तो उन्होंने कहा बैठिए बैठिए, आपके लिए सिंहासन लगा हुआ है। तो इस बात से आहत होकर जब उन्होंने मामले की पूरी जांच की कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुआ था, तो उन्होंने तुरंत उन्होंने फिराक साहब को उस कुर्सी पे बिठाया और वो खुद नीचे बैठे। तो ये एक समय था कि जब साहित्यकारों की इतनी इज्जत हुआ करती थी। जैसे आपने बताया हबीब जालिब का, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी कवि पनपते हैं। भैया आपकी नज्म, हाँ मैं वो नज्म पढ़ देता हूँ। हिंदी नाम मत पढ़िएगा भैया। हाँ पिछली बार पढ़ दी थी तो थोड़ी परेशानी हो गई थी। बहरहाल मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी मानना है कि कोई भी तानाशाही किस लिए कर पाता है। इसलिए नहीं कि उसके पास पुलिस है, इसलिए नहीं कि उसके पास सारी संवैधानिक संस्थानें हैं, बल्कि इसलिए कर पाता है कि उसको बगावत का डर नहीं होता। बगावत का डर क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत एक मेजॉरिटी मानने लगती है कि हमारा भगवान यही है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तानाशाह इतना बुरा नहीं है जितना तानाशाह के पुजारी हो जाते हैं, और वो हो सकता है मैनिपुलेटेड हों, वो मीडिया इन्फ्लुएंस में आ जाते हों, लेकिन हमें गुजारिश तानाशाह से नहीं कि आप तानाशाही छोड़ो। तानाशाह को तो 1 सेकंड लगेगा हटने में, लेकिन जो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस है ना जो लोगों की, जो हम उनसे सवाल करते हैं, हमने वोट दिया किसी को, वहाँ पर पहुँचाया, हम उससे सवाल पूछते हैं तो तीसरा आदमी बीच में क्यों आता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो, तुम प्रवक्ता भी नहीं हो, तुम कौन हो। तो ये नज्म है, मैं आज तुमसे मुखातिब हूँ मेरे हमवतनों। मैं उन्हीं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, मैं आज तुमसे मुखातिब हूँ मेरे हमवतनों, किताब शिकवाए गम आज कुछ ज्यादा है। मिजाज अपना तुनुक ज़र्फ तो नहीं, लेकिन वतन में जोरे सितम आज कुछ ज्यादा है। मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूँ कि देखता हूँ तुम्हारे पाँव खुले हैं मगर दिमाग असीर। तुम अपनी आंखों पे रंगीन पट्टियां बांधे घरों से उड़ते धुएं को बता रहे हो अबीर। क्या बात है। मचा के गुल कोई इमदाद तो नहीं करते, बहुत अजीज सही तुमको सरजमी अपनी। मचा के गुल कोई इमदाद तो नहीं करते, बहुत अजीज सही तुमको सरजमी अपनी। जब आज तोप नहीं जहन राज करते हैं, तुम्हारे पास कोई सोच ही नहीं अपनी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आज तुमसे मुखातिब हूं यूं कि डरता हूं किसी के कहने पे तुम लोग जहर खा लोगे। हाय, मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूं कि डरता हूं किसी के कहने पे तुम लोग जहर खा लोगे। किसी के टोकने पे घर की वुसअतों के लिए तुम अपने सहन के सब पेड़ काट डालोगे। वाह। सितारा जिसके ताक़ुब में लड़ते भिड़ते हो, कहीं वो टूट के आंखों में ही न गड़ जाए। जो तुमको दूसरों की बेबसी पे आती है, उसी हंसी पे पशेमाना होना पड़ जाए। क्या बात है। उसी हंसी पे पशेमाना होना पड़ जाए। सवाले फाकाओ मलबूस पूछने पे वो लोग, मतलब रोटी और कपड़े के सवाल आप पूछते हैं, सवाले फाकाओ मलबूस पूछने पे वो लोग मजाजी ख्वाबों की तस्वीर पेश करते हैं। तुम्हें पता है जिन्हें तुम खुदा समझते हो, तुम्हारे सोचने और बोलने से डरते हैं। वाह वाह। तुम्हारे सोचने और बोलने से डरते हैं। कोई भी जुल्म करे खुल के एतराज करो, कि एतराज बगावत नहीं हिफाजत है। कोई भी जुल्म करे खुल के एतराज करो, कि एतराज बगावत नहीं हिफाजत है। कि एतराज गवाही है जिंदा होने की, कि एतराज मसावत की अलामत है। क्या बात है। ए मेरे प्यारे वतन वासियों खुदा के लिए, ए मेरे प्यारे वतन वासियों खुदा के लिए, दिलो दिमाग तुम अपने जरा कुशादा करो। उजाला कहने से पहले तुम उसको देख तो लो, दिए में आग लगा दी गई है बेखबरों। हाय हाय। तो इस प्रोटेस्ट पर मेरी लिखी हुई एक नज़्म जिसका नाम है आंसू गैस। तुम अकेले चलोगे और पाओगे कि तुम्हारे पीछे बनते हुए पाँव के निशान ताउम्र इन सड़कों पर बने रहेंगे। तुम्हारे पाँव के निशानों ने संसद मार्ग पर बने अहंकार के जंगलों को काटा है। लाठियों के निशान तुम्हारे जिस्म पर नहीं, बल्कि राजा रवि वर्मा की बनाई पेंटिंग्स पर पड़े हैं। मुझे खुशी है कि तुम भीड़ में भी भीड़ नहीं थे। तुम्हारे बनाए हुए मीम विश्व इतिहास के सबसे मार्मिक चुटकुले हैं। तुम्हारे कैमरे ने मजबूर किया लाठी बरसाने वालों को अपने नेम प्लेट छुपाने पर। काश के आंसू गोले दागने वाले समझ पाते कि रुलाया उनको जाता है जो हंस रहे हों। अब आकर समझ आता है राजनीति संवेदनाएं मार देती है,
मुझे समझ आया कि आंसू गैस के गोलों की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, उन्हीं आँखों को रुलाने में जिन्हें पेपर लीक के कारण हुई 20 मौतों को देखकर भी आंसू नहीं आए। दोस्तों, उम्मीद है आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। आपके जो राय सुझाव है वो kamshow@खबरगांव.com पर आप भेज सकते हैं। बालमुन भैया, आपका शुक्रिया। कैमरा टीम का शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए खबर।